नमस्कार। आज हम डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पर एक नज़र डाल रहे हैं। हमारे पास कुछ वित्तीय आंकड़े हैं, कुछ जानकारी है कंपनी के बारे में, तो कोशिश करेंगे समझने की कि ये सब मिलकर क्या तस्वीर पेश करते हैं। जी। आज की तारीख है 2 जुलाई 2025 और इसका शेयर बीएसई पर 139 रुपए पर है। आज करीब 0.72% ऊपर है। अच्छा। कोड है 52163 और एक कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में आता है, मतलब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वाली कंपनी है। तो हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से समझें कि कंपनी की अभी की हालत क्या है, फाइनेंशियल्स कैसे हैं। बिल्कुल। और ये समझना भी जरूरी है कि डायमंड पावर असल में करती क्या है। तो ये मुख्य रूप से केबल्स, कंडक्टर्स और ट्रांसमिशन टावर्स बनाती है। ओके। 1970 में शुरू हुई थी और फिर 1992 में लिमिटेड कंपनी बनी। तो भारत का जो पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है, मतलब टीएनडी, उसमें ये एक इंटीग्रेटेड प्लेयर मानी जाती है। इंटीग्रेटेड प्लेयर मतलब पूरी टीएनडी वैल्यू चेन में इनकी प्रेजेंस है। जैसे कंडक्टर्स हो गए, केबल्स 550 केवी तक की, ट्रांसफॉर्मर्स भी बनाते हैं 220 केवी तक, और ट्रांसमिशन टावर्स भी। इनका हेडक्वार्टर और 9 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वो वडोदरा, गुजरात में है। तो हाँ, एक लंबा इतिहास है इनका। हाँ, इतिहास तो काफी पुराना है, लेकिन जो मौजूदा वित्तीय आंकड़े हैं वो थोड़े मिले जुले से लग रहे हैं। जैसे मार्केट कैप देखें तो 7,324.9 करोड़ है। ये तो इंडस्ट्री के हिसाब से काफी बड़ा है। जी, काफी बड़ा है। पर यहीं पे एक चीज चौंकाती है, पीईटीटीएम मतलब पिछले 12 महीनों की कमाई की तुलना में कीमत वो है 212.3। ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा नहीं है? हाँ, 212 का पीई तो असाधारण रूप से ज्यादा है। बिल्कुल। ये अक्सर तभी होता है जब बाजार को लगता है कि भविष्य में बहुत तेज ग्रोथ होगी। अच्छा। या प्रॉफिट एकदम से सुधर जाएगा। अच्छा। जो शायद अभी की कमाई से बिल्कुल मेल नहीं खाता। और इसमें एक और चिंता की बात है, प्राइस टू बुक वैल्यू वो नेगेटिव में है, -7.9 पर। नेगेटिव प्राइस टू बुक? अरे, इसका मतलब तो ये हुआ कि कंपनी की देनदारियां उसकी संपत्ति से ज्यादा हैं। हाँ, ये तो आमतौर पर खतरे की घंटी मानी जाती है ना। सही कहा। नेगेटिव बुक वैल्यू अक्सर वित्तीय अस्थिरता का संकेत होती है। और इन ऊंचे वैल्यूएशन मैट्रिक्स के साथ ये देखना भी इंटरेस्टिंग है कि टिकोटिप का वैल्यूएशन स्कोर सिर्फ 5.81700 है। मतलब महंगा बता रहा है वो इसे। सिर्फ 5.8? हाँ, बहुत कम। हाँ, हालांकि मोमेंटम स्कोर 52.7 पर न्यूट्रल है। मतलब तकनीकी रूप से शेयर में ना बहुत तेजी है ना मंदी। और उनकी चेकलिस्ट में भी आपने देखा होगा सिर्फ 41.2% पास रेट है। 7 पॉजिटिव पॉइंट्स हैं पर 10 नेगेटिव। ये सब मिलकर थोड़ी उलझन भरी तस्वीर बना रहा है। बिल्कुल। चलिए हाल के तिमाही नतीजों को देखते हैं, शायद वहां कुछ और पता चले। मार्च 2025 तिमाही। हाँ, मार्च 2025 तिमाही के नतीजे इस उलझन को शायद और बढ़ाते हैं। देखिए, एक तरफ तो तिमाही रेवेन्यू 334 करोड़ रहा। ये साल दर साल 147.5% की जबरदस्त बढ़ोतरी है। 147% रेवेन्यू ग्रोथ तो कमाल की है। ये तो बहुत पॉजिटिव लगता है। लेकिन क्या प्रॉफिट भी ऐसे ही बढ़ा? यहीं पर थोड़ा पेंच है। इतनी शानदार रेवेन्यू ग्रोथ के बावजूद जो तिमाही नेट प्रॉफिट है वो सिर्फ 8 करोड़ रुपए रहा, और ये साल दर साल 46.2% कम है। क्या रेवेन्यू 150% ऊपर और प्रॉफिट लगभग आधा नीचे? जी हाँ, रेवेन्यू आसमान पर लेकिन मुनाफा आधा रह गया। और साथ ही तिमाही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी सिर्फ 4.1% है, जो इंडस्ट्री में कम माना जाता है। ये तो बड़ी अजीब बात है। रेवेन्यू इतना बढ़ा पर प्रॉफिट इतना गिरा और मार्जिन भी कम। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या लागतें बहुत बढ़ गईं या कीमतें घटानी पड़ी? हाँ, ये कई चीजों की तरफ इशारा कर सकता है। हो सकता है रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई हो, या मार्केट में कंपटीशन के कारण कीमतें कम करनी पड़ी हो, या ये भी हो सकता है कि कंपनी ने एक्सपेंशन पर काफी खर्च किया हो जिसका फायदा अभी दिखना बाकी है। कारण जो भी हो, ये प्रॉफिटेबिलिटी पर एक बड़ा सवाल तो खड़ा करता ही है। सही। तो इन मिले जुले फाइनेंशियल सिग्नल्स के बीच शेयर की कीमत ने कैसा परफॉर्म किया? आपने कहा मोमेंटम न्यूट्रल है, पर क्या हाल में कुछ हरकत हुई है? हाँ, शॉर्ट टर्म में तेजी दिखी है। पिछले एक हफ्ते में शेयर 26.5% चढ़ा है और पिछले महीने में 22.5%। अच्छा, काफी तेज उछाल है ये तो। हाँ, लेकिन लंबी अवधि में देखें तो तस्वीर उतनी अच्छी नहीं है। पिछले एक साल में सिर्फ 5.6% की ही बढ़त है।
और शेयर अभी भी अपने 52 हफ्ते के हाई जो 193.6 रुपए था उससे करीब 28.2% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो हाल में उछाल जरूर आया है, पर वो पिछले नुकसान की पूरी भरपाई नहीं कर पाया है। समझ गया। एक और बात जो ध्यान खींच रही है वो है इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग, सिर्फ 0.04%, और उसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ। क्या मतलब है इसका? बड़े निवेशक, फंड्स वगैरह इस कंपनी से दूर क्यों लग रहे हैं? सवाल है। मैनेजमेंट की बात करें तो कुछ प्रमुख नाम हैं, जैसे पवन लोहिया जो ईडी और सीएफओ हैं, एमएस साहू चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और आरएन नायक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। 2024 में साहू और नायक दोनों का पारिश्रमिक 10.75 लाख था। ओके, तो अगर हम सब कुछ समेटने की कोशिश करें, डायमंड पावर एक पुरानी स्थापित टीएनडी कंपनी है। हाल में रेवेन्यू ग्रोथ जबरदस्त रही है और शेयर में शॉर्ट टर्म तेजी भी आई है। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो गिरता हुआ प्रॉफिट, कम मार्जिन, हद से ज्यादा महंगा वैल्यूएशन, नेगेटिव बुक वैल्यू और न के बराबर इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग, ये सब गंभीर चिंताएं हैं। बिल्कुल सही सारांश है। ये एक तरह से विरोधाभासों से भरी कहानी है। एक तरफ इतनी ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ और दूसरी तरफ गिरता हुआ प्रॉफिट। ये सीधे सीधे कॉस्ट मैनेजमेंट या प्राइसिंग पावर पर सवाल उठाता है। सही। और वहीं इतना ज्यादा पीई और महंगा वैल्यूएशन, ये शायद दिखाता है कि बाजार कुछ ज्यादा ही आशावादी है। शायद भविष्य में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कर रहा है, भले ही अभी के फंडामेंटल्स उतने मजबूत न दिख रहे हों। हाँ, ये हो सकता है। और यहीं पर एक अहम सवाल उठता है जिस पर सोचना चाहिए। देखिए, कंपनी का इतना लंबा इतिहास है, पावर टीएनडी सेक्टर में उसकी एक भूमिका है। तो इन मौजूदा मिले जुले फाइनेंशियल संकेतों और आसमान छूते वैल्यूएशन के बीच भविष्य में ऐसा क्या हो सकता है? मतलब, क्या कोई एफिशिएंसी में बड़ा सुधार हो सकता है, कोई बहुत बड़ा नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, या लागत में भारी कमी आ सकती है? ऐसा क्या होगा जो बाजार के इस भरोसे को, इस ऊंचे वैल्यूएशन को सही ठहरा सके? या फिर क्या रिस्क है? बिल्कुल। या फिर वो कौन से रिस्क्स हैं जो इस ऊंचे वैल्यूएशन को नीचे ला सकते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है।